टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर 10 बिंदुपथ की विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, जिससे जो इस प्रश्नावली से संबंधित एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है उससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए और इसलिए उनको सरलता से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु जो होता है वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी, और ये कह रहा है कि इन तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होने वाला जो बिंदु होगा उसको आप क्या कहेंगे। तो यहाँ देखिए, इस ए और बी बिंदु से समदूरस्थ बिंदु जो होगा वह इस ए बी के लंब समद्विभाजन पर होगा। इसी प्रकार ए व सी से समदूरस्थ बिंदु जो होगा वह इस ए सी के समद्विभाजन पर स्थित होगा, और इसी प्रकार बी व सी से समदूरस्थ बिंदु जो होगा वह बी सी के लंब समद्विभाजन पर स्थित होगा। और तीनों के तीनों जो समद्विभाजन जो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे वह बिंदु जो होगा वह इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा, और ये बिंदु जो जहां पर तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजन आपस में संगामी होते मिलते हैं, ये बिंदु जो है वह परी के अंदर कहलाता है, परी के अंदर। तो इसका हल ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु जो होता है वह त्रिभुज का क्या कहलाता है, परी के अंदर कहलाता है। तो परी के अंदर जो होगा वह त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का हल कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु जो है वह परी के अंदर कहलाता है और वही उसका बिंदुपथ होता है। अगला कह रहा है कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, और उस गुरुत्व केंद्र का अर्थ होता है केंद्रक। तो यहाँ पर उस केंद्र की बातें करें, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि कह रहा है कि बताओ कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र जो होता है वह क्या होता है। तो यहाँ देखिए, कोई त्रिभुज है ए बी सी है, ये मान लीजिए कि ए डी माध्यिका है, ये बी ई माध्यिका है और ये सी एफ माध्यिका है, और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर संगम करती हैं, संगामी होती हैं, मिलती हैं, वह त्रिभुज का केंद्र कहलाता है और जिसको आप गुरुत्व केंद्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई त्रिभुज है, उसका गुरुत्व केंद्र क्या है, तो उसका हल हुआ कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का हल। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि समतल में कोई वर्त लुढ़क रहा है। तो कह रहा है कि समतल में लुढ़कने वाला जो वर्त है उसके कह रहा है कि बताओ केंद्र जो है उसका जो बिंदुपथ होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये समतल और इस पर कोई वर्त है, ये वर्त लुढ़क रहा है, ये वर्त इस समतल में लुढ़क रहा है। तो कह रहा है कि बताओ ये जो केंद्र है इस केंद्र का जो बिंदुपथ क्या होगा। तो ये वर्त जो जो लुढ़कता चलेगा तो इस प्रकार से आपके सामने केंद्र जो है वो इस रेखा के समांतर एक रेखा बनाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि बताओ इस केंद्र जो है इसका बिंदुपथ क्या होगा। तो इसका जो हल है वह हुआ कि जो एक समतल में वर्त लुढ़क रहा है उसका जो केंद्र है उसका बिंदुपथ जो होगा वो जो ये समतल जो था इसके समांतर कोई रेखा होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का हल कि समतल में लुढ़कने वाला जो वर्त है उसके केंद्र का बिंदुपथ उस समतल के समांतर रेखा होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका हल। अगला जो बिंदु कह रहा है आपसे प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और कह रहा है कि इसकी दो माध्यिकाएं, जैसे आप ये कहें कि ए डी और बी ई दो माध्यिकाएं समान, ये दो माध्यिकाएं समान। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है तो वह त्रिभुज जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि संगत माध्यिकाएं जो बराबर हैं तो उनके संगत जो भुजाएं वह भी बराबर होंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का हल कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी वो जो माध्यिकाएं बराबर हैं उनके संगत भुजाएं भी बराबर होंगी और इसलिए उसको आप कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि ए बी और सी डी दो असमांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 5
कह रहा है कि ए बी व सी डी दो जो है असमांतर रेखाएं, असमांतर रेखाओं का मतलब हुआ कि वो समांतर नहीं है, और उसका अर्थ हुआ कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं ए बी व सी डी, ये दो रेखाएं जो है वो कह रहा है कि असमांतर है। अब कह रहा है कि इनसे समान दूरी पर रहने वाला जो बिंदु पद है, बिंदु P जो है उसका कह रहा है कि बताओ बिंदु पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं जो हैं ये यहाँ पर देखिए कि ये एक कोण की आकृति बनती है, मान लो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो इस कोण के समद्वि भाजन पर स्थित कोई भी बिंदु है और उस बिंदु कह रहा है कि P जो है बताओ उसका बिंदु पद क्या होगा। तो ये बिंदु P जो है वो कहाँ होगा, तो ये P बिंदु जो है ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है वे कोण बनाएंगे और उस कोण के समद्वि भाजन पर स्थित कोई भी बिंदु है जहाँ पे कह रहा है कि P होगा, तो P कहाँ होगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं जो कोण बना रही उस कोण के समद्वि भाजन पर स्थित होगा और यही कहलाएगा उस बिंदु P का बिंदु का। देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह त्रिभुज जिसका लंब के अंदर, परिकेंद्र और अंतः केंद्र जो होते हैं वो कह रहा है कि संपाती होते हैं। लंब के अंदर, परिकेंद्र और अंतः केंद्र, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बातें करें कि लंब के अंदर, तो लंब के अंदर क्या होता है, यहाँ से इसके ऊपर शीर्ष से या जैसे त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला जाए, यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला जाए, यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला जाए और ये तीनों के तीनों लंब जहां पर काटते हैं ये बिंदु जो है जैसे O बिंदु है, ये O बिंदु कहलाता है लंब केंद्र। इसी प्रकार जो था परिकेंद्र, परिकेंद्र का अर्थ था भुजाओं के समद्वि भाजन, तो यहाँ देखिए इसके ऊपर इस BC का लंब समद्वि भाजन करें, इस AC का लंब समद्वि भाजन करें और इस AB का लंब समद्वि भाजन करें और जहां पर वो मिलते हैं वह बिंदु कहलाता है परिकेंद्र। इसी प्रकार कोण A का समद्वि भाजन करें, कोण B का समद्वि भाजन करें, कोण C का समद्वि भाजन करें और जैसे मान लीजिए कि तीनों ऊपर मिलते हैं तो ये कह रहा है कि तीनों स्थितियों में यानी लंब के अंदर, परिकेंद्र और अंतः के अंदर यदि संपाती हो तो कह रहा है बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो उस स्थिति में यदि तीनों की तीनों जो बातें यानी लंब के अंदर, परिकेंद्र और अंतः के अंदर संपाती हैं तो वह त्रिभुज जो है वह समबाहु त्रिभुज होगा। यानी यदि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उस स्थिति में लंब के अंदर, परिकेंद्र और अंतः के अंदर जो है वे समपाती होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का हल कि आपसे पूछ रहा है कि तीनों लंब के अंदर, परिकेंद्र और अंतः के अंदर जो है वो संपाती है तो त्रिभुज है वह किस प्रकार का होगा, तो उसका जवाब हुआ कि वह समबाहु त्रिभुज होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें। कह रहा है कि वह त्रिभुज जिसका कह रहा है कि लंब के अंदर और त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है वह कह रहा है कि बताओ कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वह त्रिभुज जिसका लंब के अंदर जो है वो कह रहा है कि त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। तो जैसे देखिए ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 90 डिग्री के बराबर, जैसे ए बी सी के, और उस स्थिति में कह रहा है कि लंब के अंदर, लंब के अंदर का मतलब शीर्ष से डाला गया लंब, तो यहाँ देखिए ये जो ए बी जो है यह इस बी सी पर लंब है तो इसका मतलब हो गया कि ये शीर्ष लंब हो गए। तो उस स्थिति में कह रहा है कि वह त्रिभुज जो होगा वह किस प्रकार का होगा, तो उस त्रिभुज का जो नाम है वह हो गया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका हल ये हुआ कि कह रहा है कि कोई त्रिभुज है उसका लंब के अंदर जो है उसका शीर्ष बिंदु हो सकता है तो वह त्रिभुज कहलाता है, एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 की बातें करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो देखिए उसमें कह रहा है कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसका सिरा जो होता है, सिरा कह रहा है कि बताओ उसका जो बिंदु पता हुआ है क्या हुआ। तो आपने देखा है कि पेंडुलम जो होता है वो जैसे मान लो ये पेंडुलम है तो वो क्या करता है इस तरह से यूं घूमता है। अब कह रहा है कि बताओ कि इस घड़ी का जो पेंडुलम उसका सिरा जो है उसका कह रहा है कि बिंदु पद क्या होगा। तो यहाँ देखिए उसका जो सिरा है वो इस तरह से इस चाप पे घूमे, यूं घूमता है, यूं घूमता है। तो इसलिए उसका जो हल है वह ये हुआ कि ये कहलाएगा वर्तचाप। तो घड़ी का जो पेंडुलम है उसका जो सिरा, ये सिरा अब ये कह रहा है उसका बिंदु पद क्या, तो इसका हल ये हुआ कि उस घड़ी के सिरे के, पेंडुलम के सिरे का जो बिंदु पद है वह एक वर्तचाप होगा और वही बिंदु पद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि कोई त्रिभुज ABC है
ये है त्रिभुज ए बी सी, और इन भुजाओं के मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु E है, और इसका मध्य बिंदु कह रहा है कि F है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध करिए कि ये जो FE जो है, ये FE रेखा जो है, ये कह रहा है कि AD को समद्विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप जैसे मान लीजिए कि EF जो है AD को G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपको सिद्ध करना है कि G जो है वह AD का मध्य बिंदु। तो इसके हल कर दिया हुआ क्या आपको, सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC में D भुजा BC का मध्य बिंदु है, E भुजा AC का मध्य बिंदु है, और वह F है वह AB का मध्य बिंदु है। सीधा आपको करना है कि G बिंदु जो है वह AD का मध्य बिंदु है, यानी FE जो है वह AD को समद्विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। रचना के लिए क्या करेंगे, F को D से मिला लेंगे और D को E से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए इसका हल करने के लिए फिर वही बात है कि आपको दिया है त्रिभुज ABC में D भुजा BC, E भुजा AC, व F भुजा AB के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु। सीधे आपको करना है कि FE जो है वह AD को समद्विभाजित करती है, AD को समद्विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। रचना में क्या करेंगे, रचना में इस D को F से मिलाए, DF व DE को मिलाए, ये रचना पॉइंट है। यानी उसी प्रमेय के अनुसार इसको हल करें। तो यहाँ देखिए उपपत्ति के पद गिरी, तो इसको एक थोड़ा सा सरलतम तरीके से हल करने के लिए देखिए इस मेथड को अपना लीजिए, आप ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर जो F जो है वह AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि F जो है AB का मध्य बिंदु है, तथा D जो है वह BC का मध्य बिंदु। और यहाँ देखिए इस त्रिभुज ABD की बातें करें तो ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु हुआ, या त्रिभुज ABC में करें तो यहाँ पर ये FD जो है दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है, तो यह AC के क्या हो गए, समांतर हो गए, और इसलिए FD जो है समांतर AC, जिसका कारण था मध्य बिंदु परमेश। और ये जो E बिंदु जो है, ये E बिंदु वह भी AC पर स्थित है, यानी चूंकि E जो है AC पर स्थित है, और AC पर स्थित होने का अर्थ हुआ कि ये जो AE जो है ये भी FD के समांतर होगा, और इसलिए FD समांतर AC। इसी प्रकार यहाँ देखें कि E जो है EAC का मध्य बिंदु है, D जो है वह BC का मध्य बिंदु है, तो ये EAB का मध्य बिंदु है, D जो है वह BC का मध्य बिंदु है, इसलिए ये जो ED रेखा है या DE जो रेखा है ये क्या होगी, इस AB के समांतर होगी, और इसलिए DE समांतर BA या AB, ये जो DE जो है ये इस BA के समांतर होगी, और इसका कारण भी हुआ मध्य बिंदु का। ये वह AC का मध्य बिंदु है, D जो है वह BC का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह तीसरी भुजा के समांतर वह उसका आधा होता है, तो ये जो DE जो है वह इस AB के समांतर हुआ, और ये F बिंदु जो है, क्योंकि F जो है वह AB पर स्थित है, AB पर विद्यमान है, और इस पर स्थित होने का अर्थ हो गया कि ये जो FA या AF कहें, इसलिए AF जो है वह DE के समांतर। तो यहाँ देखिए ये जो DE जो है ये इस FA के समांतर यानी AF के समांतर,
और ये जो डी एफ जो है ये है इस ए के समांतर। और ये आपने पढ़ा था कि एबी किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक युगल, जैसे ये भुजा समांतर है और ये समांतर है। इसका अर्थ हुआ कि डी ई ए एफ या ए एफ डी ई कैसे भी, इसलिए ए एफ डी ई जो है एक समांतर चतुर्भुज। और जैसा कि आपने अध्ययन कर लिया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। और इसका अर्थ हो गया कि एफ ई जो है ये विकर्ण हुआ और ये ए डी जो है ये विकर्ण हुआ। और इस प्रकार एफ ई और ए डी जो है, जो कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए एफ ई जो है वह ए डी को समद्विभाजित करती है। और यही आपको हल करना था, सिद्ध करना था कि क्या एफ ई जो है वो ए डी को समद्विभाजित कर दिया, समान दो भागों में बांट के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का एक सरलतम रूप से हल, ताकि इसको आप आसानी से समझ पाए। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु मध्य बिंदु, इसका अर्थ हुआ कि एफ डी जो है ये इस AC के समांतर है। और AC के समांतर होते ये जो एफ डी जो है वह ए के भी समांतर है। इसी प्रकार से D इसका मध्य बिंदु है, E इसका मध्य बिंदु है, इसका अर्थ होता है DE जो है वह AB के समांतर है। और AB के समांतर होते हैं DE जो FA के समांतर। और यहाँ देखिए ये FD जो है वह A के समांतर, DE जो है वह AF के समांतर। इसका मतलब AFDE एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि FE जो है वह AD को समद्विभाजित करती है। और यही आपको हल करना था। और ये था इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 10 जो थी उसके विविध क्वेश्चंस का हल। अतः इसको हल करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें।